तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था कि सेमीकंडक्टर्स कहाँ यूज आते हैं। तो मैंने बताया था वो हर सर्किट में यूज आते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सर्किट में यूज आते हैं। फिर पढ़ा था कि वो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करंट को एक कंट्रोल्ड मैनर में कंडक्ट करते हैं। जो काम कंडक्टर से नहीं करवा सकते हम, या जो काम इंसुलेटर से नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक लिमिट पे चले जाते हैं। कंडक्टर बहुत हाई और इंसुलेटर बहुत लो। पर सेमीकंडक्टर बिल्कुल मॉडरेटली जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हमें करंट को कंडक्ट करके देता है। और वो किस चीज के बने होते हैं, वो दो दो मटेरियल से बने हो सकते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक से बने हो सकते हैं। ऑर्गेनिक के मैंने एग्जांपल एनसीईआरटी में से देखने को कहा था, और इनऑर्गेनिक के मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। मेटलॉइड्स लिखे थे मैंने पिछले सेशन में। उनमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके बने हुए ही सेमीकंडक्टर हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इन तीनों के अंदर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के अंदर मैंने डिफरेंस बताया था। किस बेसिस पे बताया था मैंने डिफरेंस? मैंने करंट को पास करने या ब्लॉक करने के बेसिस पे मैंने डिफरेंस को बताया था। मैंने कहा था कि कंडक्टर सारा पास करेगा, इंसुलेटर सारा ब्लॉक करेगा, सेमीकंडक्टर कुछ पास करेगा कुछ ब्लॉक करेगा। तो अभी जो हमने डिफरेंस सीखा है वो है कंडक्टिविटी के बेसिस पर। अब हम अगला डिफरेंस जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे एनर्जी बैंड के बेसिस पर। तो अभी एनर्जी बैंड से स्टार्ट करता हूँ। एनर्जी बैंड के अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट होगा कंडक्शन बैंड का, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा वैलेंस बैंड का। लगभग सभी ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में सुना हुआ है। पर ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पढ़ाने के लिए मैं आइसोलेटेड एटम का एग्जांपल यूज करूंगा। तो आइसोलेटेड एटम में देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जैसे सिलिकॉन का जो ये आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड मतलब इस दुनिया से अलग, मतलब अभी इस एटम के आसपास और कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ये एटम मौजूद है स्पेस में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, और इन पर न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, बस। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, जैसे मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं बाकी के जो 13 इलेक्ट्रॉन हैं उनको, और प्रोटॉन्स, इनको, इनका फील्ड कैलकुलेट करके मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये होता है केस आइसोलेटेड एटम्स में। हम देखेंगे, हमको लगता है कि इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं कहाँ कहाँ रोटेट कर रहे होते हैं किस टाइम पे स्पेस में। और ये प्रोटॉन्स तो ठीक है, फिर भी फिक्स है, इससे लगभग हम कांस्टेंट डिस्टेंस मान लेते हैं। पर बाकी इलेक्ट्रॉन्स का क्या? पर फिर भी जब मैं एक क्रिस्टल की बात करूंगा, सिलिकॉन के क्रिस्टल की बात करूंगा, तब उसके मुकाबले ये वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर जब क्रिस्टल में मैं बात करूंगा तो इसके पास एक और सिलिकॉन एटम्स होगा। हर एक सिलिकॉन एटम के पास 4 सिलिकॉन एटम्स होंगे। जैसे देखते हैं, हम अब क्रिस्टल का एग्जांपल देखते हैं। ये है सिलिकॉन क्रिस्टल। इसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया गया है, इसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन को दिखाया नहीं गया है। जैसे ये एक सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ये इन 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी सिलिकॉन के हैं, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इस सिलिकॉन का होगा, एक इस सिलिकॉन का होगा, एक इस सिलिकॉन का होगा जो इस साइड में बॉन्डेड होगा, एक उस सिलिकॉन का होगा जो इस साइड में बॉन्डेड होगा। तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सपोज ये वो एटम है जो इस सिलिकॉन में, जो इसी सिलिकॉन का है स्टार्टिंग से। मतलब जब ये बॉन्ड बनने वाला था इस सिलिकॉन के बीच और इस ऊपर वाले सिलिकॉन के बीच, तो ये एटम पहले से था इस सिलिकॉन के पास। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा? जैसे ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी पहले से ही हाई है इनर शेल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो अब क्या होगा, इसके आसपास और भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और खूब सारे प्रोटॉन्स आ गए। जैसे
ये, या फिर ऊपर वाले सिलिकॉन के पास जो प्रोटॉन्स होंगे, या फिर इधर वाले सिलिकॉन के पास जो प्रोटॉन्स होंगे, तो उसकी वजह से इसकी एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। है न? वो चेंज इतना ज्यादा नहीं होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए। हम्म, पर वो चेंज इतना कम भी नहीं होगा कि इसकी एनर्जी में कोई फर्क ही ना पड़े। तो वो कुछ चेंज होगा। उस ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में हल्का हल्का चेंज आ जाएगा। और ये माना जाता है कि पूरे क्रिस्टल में ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनकी एनर्जी सेम हो। अब मैं एनसीईआरटी के एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ जिसके अंदर इस चीज को क्लियरली समझाया गया है। इसमें लिखा है, इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges. Because of this, each electron will have a different energy level. ये कह रहा है कि हर एक उस क्रिस्टल के हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एग्जैक्टली सेम पैटर्न और मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और एग्जैक्टली सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक अलग एनर्जी लेवल पर होगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1.00001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये एनर्जी अब और किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। इसमें और क्या लिखा हुआ है, these different energy levels with continuous energy variation form what are called energy bands। इसका मतलब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे किसी की एनर्जी -1.00001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो किसी की एनर्जी -1.00002 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ऐसे करते करते इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक क्रिस्टल के अंदर, कि मतलब वो इतने छोटे छोटे गैप में भी वो एक इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वो एक कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो बना देते हैं। -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की जो एनर्जीज होंगी, वो सारी, जैसे हम बोल सकते हैं उसको कि वो एक एनर्जी बैंड है। वैसे ही ये जो कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशंस होती हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल की, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो अब हमको पता लग गया है कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। अब मैंने इनके दो पार्ट बताए थे, इनमें एक था कंडक्शन बैंड, दूसरा था वैलेंस बैंड। अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक आइसोलेटेड एटम के अंदर खूब सारे शेल्स होते हैं, और जो आउटर शेल होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। इनसे हाई होती है, ये बाकी इलेक्ट्रॉन जो इधर होते हैं या फिर इधर होते हैं, उनके मुकाबले इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई होती है। और हमने पढ़ा था कि जब भी एटम क्रिस्टल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो नहीं रह जाती जो आइसोलेटेड एटम में थी, ये कुछ चेंज हो जाती है। तो जो एनर्जी, मतलब जब ये सिलिकॉन, मान लो ये एक सिलिकॉन एटम है, अगर ये एटम जब क्रिस्टल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो उस क्रिस्टल में जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा ही होगी, क्योंकि इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी एनर्जी कम हो जाए या इतनी कम हो जाए कि वो इनसे भी कम हो जाए। तो वो ज्यादा ही होगी इनसे। तो देखने में आता है कि सारे सिलिकॉन एटम्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्रिस्टल में पार्टिसिपेट करने के बाद भी सभी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होती है।
तो वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड है जिसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की, हर एक आइसोलेटेड एटम्स का जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी जिस बैंड में होगी वो होगा वैलेंस बैंड। मतलब इट इंक्लूड्स एनर्जी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्शन बैंड वो बैंड होगा जिसके अंदर इनर शेल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी? नहीं, कंडक्शन बैंड वो बैंड नहीं होगा। उस बैंड को कैटेगराइज ही नहीं किया जाता है। उसको अलग से कैटेगराइज करने के लिए यूं कह सकते हैं कि वो मतलब लो एनर्जी बैंड है। वो एक लो एनर्जी बैंड है जिससे हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम करंट के कंडक्शन की बात कर रहे हैं और करंट का कंडक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही कर सकते हैं। जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, वही करंट का कंडक्शन करते हैं और उनकी एनर्जी वैलेंस बैंड में आती है। तो कंडक्शन बैंड कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जो वैलेंस बैंड से भी ऊपर होता है। तो अब हम सोचेंगे कि सारे लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले तो वैलेंस बैंड में आ ही नहीं रहे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाले सारे वैलेंस बैंड में आ गए, तो अब कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो कंडक्शन बैंड नाम से ही हमें पता चलता है कि ये वो बैंड है जिसमें उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगी जो करंट के कंडक्शन में पार्ट लेंगे। तो हम यूं बोलेंगे कि कंडक्शन बैंड इंक्लूड्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन कंडक्शन। मतलब जो करंट के कंडक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो कंडक्शन बैंड में होंगे इलेक्ट्रॉन। अब पहले मैंने आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इनके बीच का डिफरेंस कंडक्टिविटी के बेसिस पे बताया था। अब मैं इन्हीं के बीच का डिफरेंस कंडक्शन बैंड के बेसिस पे बताऊंगा, क्योंकि अब हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दोनों समझ गए हैं। तो अब मैं एनर्जी बैंड के बेसिस पे इनके बीच का डिफरेंस बताता हूँ तीनों का। उससे पहले एक छोटी सी थ्योरी समझ लेते हैं कि जैसे वैलेंस बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे, जैसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कंडक्शन बैंड में वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कंडक्ट करेगा ये। तो जिस बैंड के कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, जिस बैंड के कंडक्शन बैंड में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम कंडक्ट करेगा। ये सिंपल सी थ्योरी है जो सबको समझ आती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड बैंड ही वो है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो चार्ज कंडक्ट कर सकते हैं। अब हम एनर्जी बैंड के बेसिस पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो कंडक्टर, हमें पता है कि कंडक्टर बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है और हमें यह भी पता है कि बहुत ज्यादा कंडक्ट वो चीजें करती हैं जिनमें कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। जितने ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा ही वो मटेरियल कंडक्ट करेगा। तो हमें पता है कि कंडक्टर का कंडक्शन बैंड भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें एक्चुअल में क्या सिचुएशन होती है कि कंडक्शन बैंड क्यों भरता है और क्यों नहीं भरता? वो सिचुएशन क्या होती है कि जैसे ये वैलेंस बैंड है अगर, और अगर इससे ऊपर ये हमारा कंडक्शन बैंड है, जैसे ये वैलेंस बैंड है और इससे ऊपर कंडक्शन बैंड है, तो नॉर्मली तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही होंगे जो भी कंडक्ट कर सकते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होंगे। पर अगर वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं तो वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट होता है, या फिर यूं कह सकते हो होता ही नहीं है। कि मतलब ये बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब कि वैलेंस बैंड यहां से यहां तक का है अगर,
तो कंडक्शन बैंड यहां से यहां तक का होगा, मतलब ये दोनों बैंड ओवरलैप कर गए, वैलेंस बैंड के खत्म होने से पहले ही कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे वो सारे कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं, और वो सारे अगर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं तो वो सारे कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर की सिचुएशन ये होती है कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो या तो होता ही नहीं है, या बहुत कम होता है, या फिर ये बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, एनर्जी डिफरेंस ही नेगेटिव हो जाता है, या जीरो ही बोल सकते हैं उसको। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ना के बराबर होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन से, और ये बहुत ज्यादा कंडक्ट कर सकता है चार्ज। ये सिचुएशन होती है इंसुलेटर की, जिसके अंदर एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बहुत ज्यादा होता है। और डेल्टा ई अगर बहुत ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, और नहीं होगी तो कंडक्शन बैंड लगभग लगभग खाली रहेगा, और जितना ज्यादा कंडक्शन बैंड खाली रहेगा उतना कम कंडक्ट करेगा। तो ये थ्योरी होती है इंसुलेटर में। और ये सिचुएशन होती है हमारे पास सेमीकंडक्टर में, जहां पे एनर्जी डिफरेंस तो होता है पर वो इतना ज्यादा नहीं होता इंसुलेटर जितना, कि मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जा ही ना पाए कंडक्शन बैंड में। वो एक मतलब मीडियम सा होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी बहुत भी एनर्जी है तो वो जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन ही उसको कंडक्ट कर देगा। तो कंडक्शन बैंड इसका भी भरा होता है, पर इतना ज्यादा नहीं कंडक्टर जितना, और इतना कम नहीं इंसुलेटर जितना। इसलिए हम अब एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी किसी को बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, और वो ज्यादा और कम कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं। और अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि बहुत लोगों के कंफ्यूजन रह जाता है कि वो कौन सी एक्सटर्नल एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन लेकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा वैलेंस बैंड से। ऐसी कौन सी एनर्जी है? तो वो एनर्जी है हीट एनर्जी। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और वो ज्यादा एनर्जी होगी तो उसके पास ये एनर्जी डिफरेंस, अगर उसके पास वो ज्यादा मतलब जो एक्सेस एनर्जी है वो इस डेल्टा ई से ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्टर में तो बहुत कम होता है डेल्टा ई, इसलिए थोड़ी सी हीट एनर्जी से ही हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है एनर्जी गैप, इसलिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर वो इंसुलेटर कंडक्ट कर सकते हैं। पर जैसे प्लास्टिक हो गया, वो जितना उसको गर्म करेंगे उतने उसकी कंडक्शन बढ़ेगा, पर एक पॉइंट आ जाएगा इससे पहले कि उसकी कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो वो प्लास्टिक खुद ही मेल्ट हो जाएगा। इंसुलेटर इसीलिए कम कंडक्ट करते हैं, कंडक्टर इसीलिए ज्यादा कंडक्ट करते हैं, और सेमीकंडक्टर इसीलिए मॉडरेटली कंडक्ट करते हैं जितना चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। तो आज हमने एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। ये काफी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम काफी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बहुत कुछ आएगा जो इन्हीं के थ्रू एक्सप्लेन होगा। जैसे बहुत लोगों को होल्स में डाउट होता है कि ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या डिफरेंस है, क्या होल्स पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, होल्स पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होते हैं। तो होल्स क्या होता है, तो उसको भी हम इन बैंड्स के थ्रू ही समझेंगे। इन्हीं बैंड्स के थ्रू, ये बैंड समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, और हमें क्यों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। और हम होल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि होल्स कैसे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं।